अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ई गाइडेंस पेपर सॉल्यूशन सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज हम लोग जो है मराठी के दूसरे पर्चे के ताल्लुक से यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा और उसके लिए आप सब लोग यहाँ पर जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आज के सेशन में कुछ होमवर्क भी आप लोगों को दिया जाए। तो इंशाल्लाह वो होमवर्क भी आप लोगों को साथ में दिया जाने वाला है। तो आप मुकम्मल तैयारी रखिए और कोशिश कीजिए इंशाल्लाह साथ में रहिए आप लोग और इंशाल्लाह होमवर्क भी साथ में दिया जाएगा। तो उसको भी थोड़ा-सा जो है वो भेजने की कोशिश कीजिए या अपने स्कूल में अपने जो असातिज़ा है या अपने बड़े भाई-बहन आपके होंगे या करीब में कोई टीचर होंगे जो मराठी जानते हैं बहुत अच्छे से, तो आप उनसे चेक करवाइए और आप जानने की कोशिश कीजिए कि कितनी तैयारी आपकी हुई है। तो आज के सेशन में कुछ होमवर्क भी आप लोगों के लिए रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज के हमें जो पेपर मौसूल हुआ है वो एटीटी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मालेगांव के एक बहुत ही फ़ाल और ज़बरदस्त मुअल्लिम है मोहिउद्दीन सर, मोइन सर के नाम से भी ये मशहूर है और माशाल्लाह काफ़ी तजुर्बा है इनका, इनकी जानिब से ये पेपर हमें मौसूल हुआ है। तो मैं मोइनुद्दीन सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये पेपर हमें यहाँ पर मुहैया कराया है। आप देख सकते हो कि कृति पत्रिका में जो सवालात पूछे जाते हैं उन सवालात से पहले जो सूचना दी जाती है, वो सूचना यहाँ पर मौजूद है और गुज़िश्ता पर्चे में भी हमने ये सूचना देखी थी और ये सूचना तमाम जो है यहाँ पर दी हुई है। इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। गुज़िश्ता पर्चे में हम इनको पढ़ चुके हैं, इसलिए इस मर्तबा यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जब पर्चा मिलेगा वो चूँकि आपके इम्तिहानी वक़्त से कुछ वक़्त आपको पहले मिलेगा और पढ़ने के लिए वक़्त होगा, तो इनको एक मर्तबा आप ज़रूर पढ़ कर जाइए और पढ़कर पढ़ने की वहाँ एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। ये पॅसेज आहे पहिला. मी सिंधुताई सपकाळ, लहानपणी सगळेजण चिंदी म्हणत, चिंदी अभिमान साठे. माझा जन्म 14 नोव्हेंबर 1948 रोजी नवरगाव फॉरेस्ट येथे झाला. माझ्या वडिलांना अण्णाजी म्हणायचे. आमचं घर छोटंसं पण छान होतं. अंगणात गाई गुरं, गाई म्हशी होत्या. मी रोज म्हशी घेऊन शाळेसमोर जात असे. त्या शाळेचं नाव होतं बुनियादी ग्राम शाळा, पिंपरी मेघे, आर्वी रोड, जिल्हा वर्धा. शाळा म्हणजे एक भला मोठा हॉल होता. ध्यान न ठेवायला गोडाऊन बांधतात तसा. वर कौलं असलेला, समोर एक छान भलं मोठं चाफ्याचं झाड होतं. त्याची टपोरी पांढरी शुभ्र फुले शाळेच्या अंगणात पडलेली असायची. म्हशी घेऊन जाताना शाळेपाशी आले की मी म्हशी घेऊन शाळेपुढे थांबत असे. शाळेत जाणाऱ्या मुली चांगले कपडे घालून वेणी-फेणी करून शाळेसमोर खेळत असायच्या. काही जण झाडाखाली बसून अभ्यास करत असायच्या. तेव्हा मला वाटायचं आपण पण शाळेत जावं. मी एकदा अण्णाजींना म्हटलं, "अण्णाजी, मला शाळेत जाऊन शाळा शिकायची आहे." चुलीपुढं बसून भाकरी करणाऱ्या आईने हे ऐकलं आणि ती तरातरा बाहेर आली. "शिंदे, काय म्हणालीस? शाळेत जायचं? आणि रोज म्हशी कोण सांभाळेल?" आपल्या साठेच्या घराण्यात अजून कोणी शाळेची पायरी सुद्धा चढलं नाही आणि शाळेत जायचं म्हणती शहाणी. अण्णाजी आईचं ऐकत होतं, पण काहीच बोलत नव्हते. मी रडायला लागले, पण माझं कोणी ऐकत नव्हतं. माझे वडील म्हणाले, "गप्प बस, त्यांना कोणी रडलेला आवडत नसे." माझे वडील अभिमान साठे, नावाप्रमाणेच अभिमान वाटावा असे ते होते. दुसऱ्या दिवशी ते मला शाळेत घेऊन गेले. त्यांनी माझं नाव शाळेत घातलं. तो ये एक पैसेज है और इस पैसेज के ऊपर आपको सवालात पूछे जाएंगे। सवालात पूछने का ढंग क्या होगा, किस तरह से सवालात पूछे जाएंगे हम देखेंगे और इनके जवाबात भी आपको किस तरह से तहरीर करने इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से भी मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे। सवाल है आपको शब्दजाड़ पूर्ण करा और ये 2 नंबर का सवाल होगा जहाँ पर आपको 4 जो है बॉक्स दिए जाएंगे। 4 बॉक्स में आपको जवाबात दर्ज करने हैं। सवाल है सिंधुताई सपकाळ यांच्या शाळेचे वर्णन। अब जवाब आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये पैसेज मौजूद है। ऊपर की तरफ के पैसेज में से हमको देख कर लिखना है जितने पैसेज में इसका जवाब है, पैसेज के जितने हिस्से में जवाब है वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि यही से ये अंडरलाइन होगा और इसी में हमको जवाब तहरीर करना है। तो चलिए पहला जानते हैं कि भला मोठा हॉल, दूसरा जणू धान्याचे गोडाऊन, तीसरा वर कौलं और चौथा समोर एक भलं मोठं चाफ्याचं झाड़। तो ये हो गया हमारे जवाबात मुकम्मल। पैसेज में से देखकर हमने किस तरह से अंडरलाइन जुमले को हमने जो है उसके जवाबात लिखे आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको देखना है, आपको पेंसिल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है या आप अगर आप जो है क्वेश्चन पेपर में पेंसिल का इस्तेमाल करते भी हो तो वो ममनू होता है, मतलब मना होता है।
आप कुछ देर के लिए पेंसिल को जो है मतलब सिर्फ निशान लगा करके यहाँ से यहाँ तक के पैसेज में मुझे देखना है, और फिर वो देखने के बाद आप दोबारा पेंसिल को जो है वो रबर से मिटा दीजिए। इसकी इजाज़त आपको होगी। और चूंकि आपका नंबर होता है तो मतलब हर एक क्वेश्चन पेपर पे आपको अपना नंबर जो एग्जामिनेशन सीट नंबर होता है वो डालना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे मौके पर अगर आपका पेपर किसी और के पास चले जाए तो वो कॉपी वाला मसला हो जाता है। इसलिए आप बहुत ध्यान रखिए कि अपना पेपर अपने पास ही रहे, किसी और को अपना पर्चा ना दे। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। तो मैंने कहा अंडरलाइन करने की बात, तो अंडरलाइन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ देख सकते हो कि मुझे इतने से लेकर इतने तक के हिस्से में मुझे जवाबात मिल रहे हैं और इसमें से कौन कौन से पॉइंट मैं अखज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से अखज़ किए हुए पॉइंट को इंशाल्लाह हम लिखेंगे तो मुकम्मल यहाँ पर 2 नंबर हमको मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते 1 नंबर का सवाल होगा, उताराच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। ये 1 नंबर का सवाल पहले भी पूछा जा सकता है या 1 नंबर का सवाल बाद में भी पूछा जा सकता है। मतलब इनका जो क्रम होगा ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब पहले 1 नंबर का सवाल, दूसरा 2 नंबर का सवाल, या पहले 2 नंबर का सवाल, दूसरा 1 नंबर का सवाल। तो जानते हैं सिंधुताई सपकाळ यांच्या लहानपणीचे नाव पॅसेज में आया हुआ है। उनका बचपन का नाम था चिंधी। उसी तरीके से सिंधुताई सपकाळ यांच्या शाळेचे नाव, तो उनके स्कूल का नाम था बुनियादी ग्राम शाळा। आगे बढ़ते हैं हम। सोमत का सवाल है, पूर्वी मुलींना शाळा शिकताना खूप अडचणी यायच्या, यावर आपले विचार लिहा। पहले जब लड़कियां स्कूल पढ़ते थे तो उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता था। इस पर अपने ख्यालात लिखने। तो देखिए जवाब किस तरह से लिखा है। जुन्या काळात मुलींना बाहेर जाण्याची मनाई होती। श्रीमंत लोक घरातच मुलींना शिकवत होते। गरीब मुली अडाणी राहायच्या, मतलब वो अनपढ़ रह जाते थे। गरीब बच्चे, त्या काळात मुलींना घरातील कामे दिली जात। मागासलेल्या समाजातील मुली गाई म्हशी चारत होत्या। शाळेत गेल्याने घरच्या कामात अडथळा यायचा। महिलांनी पुरुषांच्या मागे राहावे अशी विचारधारा होती। मुलगी शिकली म्हणजे ती आपल्याला शिकवेल, अशा विचारांमुळे पूर्वी मुलींना शाळेत जाण्याची मनाई होती। मुलींना शिकवणे म्हणजे पाप अशी जुनी विचारधारा होती, म्हणून पूर्वी मुलींना शाळा शिकताना खूप अडचणी यायच्या। इस तरह से जवाब तहरीर किया हुआ है। बहुत बड़ा जवाब भी लिखने की जरूरत नहीं, बहुत छोटा जवाब लिखने की जरूरत नहीं, टू द पॉइंट होगा तो इंशाल्लाह 3 नंबर का मार्क्स 3 नंबर का चूंकि सवाल होता है तो 3 मार्क्स आपको बआसानी यहाँ पर हासिल हो जाएंगे। हम आगे बढ़ते और एक पैसेज है, त्या माणसाला बाकी काही प्रश्न नव्हते, तो सगळीकडे जमवून घेणारा माणूस होता। फक्त त्याची एकच अपेक्षा असे की रात्री निवांत झोपता यावे, पण ते डास तेवढी ही इच्छा पूरी होऊ देत नव्हते। आपको पता चला होगा डास का नाम आया, मतलब मच्छरों का नाम आया तो डास पिटी का ये लेसन है। त्याला काय म्हणावे, हा झोपला की झाली त्याची गुणगुण सुरू। संध्याकाळीच खोलीची दारं खिडक्या बंद ठेवून पाहिली। अंगाला मलम चोपडून डासांना हटवण्यासाठी अगरबत्ती जाळून सगळं करून झालं, डास दाद देईना। पंखा लावल्यानंतर मात्र जरा शांतता मिळू लागली, पण त्या ढणढण पंख्याचाही त्रास। अपरात्री जाग यायची, तो पंखा बंद करून टाकायचा। उकडायला लागलं की दारं खिडक्या उघडायच्या। पंखा सुरू केला तरी आलेले याचक काय सोडणार होते त्याला। इकडे डास जमातीत ही याची चर्चा व्हायची, कसला हा चिंगूस माणूस, काही थेंब रक्तासाठी केवढा भाव खातोय। रक्तदानाच्या वेळी अर्धा लिटर रक्त काढतात म्हणे, तेही 2 दिवसात भरून येतं, जैसे की तैसं। एवढ्यात रक्त तयार करणाऱ्या फॅक्टऱ्या हाडांच्या पोकळीत धरवून ठेवल्यात। आम्हा गरिबांना 4 थेंब देताना याचा हात का आखडतो, हा आम्हा गरिबांना 4 थेंब देताना याचा हात का आखडतो। हा मात्र कुठल्याही झाडांची फळे तोडतो, कुठल्याही नदीचं पाणी मात्र कुठल्याही झाडांची फळे तोडतो, कुठल्याही नदीचं पाणी पितो, किती प्राणी मारून खातो, हे चालतं का। इस तरह से ये पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज के ऊपर अभी एक्टिविटी के कौन से सवाल पूछे जाएंगे हम देखेंगे। सवाल पूछा है, आकृति पूर्ण करा। डासांचा त्रास वाचवण्यासाठी केलेले उपाय, मतलब मच्छरों की तकलीफ से रोकने के लिए क्या उपाय किए मुसन्निफ ने। तो सबसे उपाय क्या किया उसने, सबसे पहला किया संध्याकाळी खोलीची दारे खिडक्या बंद करून ठेवली। दूसरा उपाय क्या किया, तो अंगाला मलम चोपडले। तीसरा उपाय क्या किया, तो डासांना हटवण्यासाठी अगरबत्ती जाळली। और चौथा उपाय क्या किया, तो पंखा लावला। मतलब ये 4 उपाय हमने लिखे, हर एक उपाय पर आधा नंबर, इस तरह से 2 नंबर हमको बआसानी हासिल होंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आकृति पूर्ण करा। डासांच्या मते माणूस करत असलेल्या गोष्टी, क्या 2 गोष्टी करता है। सबसे पहला तो एक, कुठल्याही झाडांची फळे तोडतो, और दूसरा कुठल्याही नदीचे पाणी पितो।
हालांकि 3 चीजें है वहां पर, लेकिन 2 ही लिखने के लिए कहा है। 2 मार्क्स बआसानी इसके ऊपर हमको मिल जाएंगे। पहले एक्टिविटी पे 2 नंबर, दूसरी एक्टिविटी पे 2 नंबर। अब हम जानेंगे तीसरी एक्टिविटी के बारे में। त्या माणसाची अपेक्षा और डासांच्या मते माणूस असा आहे। ये दोनों के जवाब हम यहाँ पर तहरीर करेंगे। त्या माणसाची अपेक्षा, तो रात्रि निवांत झोपता यावे, मतलब मैं रात में सुकून से सो सकूं। और डासांच्या मते माणूस असा है, कैसा है, चिंगूस, मतलब कंजूस है बहुत ज्यादा। चलिए अब आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो है खोप्या मदी खोपा। इस कविता के ऊपर एक एक्टिविटी पूछी। हम देखेंगे कि मोइन सर ने हमको कौन कौन से सवाल पूछे। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, आकृति पूर्ण करा। सवाल है, सुगरणीच्या खोप्याला कवीने दिलेल्या उपमा। यहाँ पर जो है सवाल पूछा हुआ है, पैसेज जो दिया हुआ है नज्म का, पोएट्री यहाँ पर दी हुई है। अरे खोप्या मधी खोपा सुगरणीचा चांगला, देखा पिलासाठी तीन झोका झाडाले टांगला। आगे लिखा है, पिले निजले खोप्यात जसा झुलता बंगला, तिचा पिलामध्ये जीव जीव झाडाले टांगला। अब यहाँ पर हम देखेंगे झोका और उसी के साथ में बंगला, ये दोनों वर्ड पर हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया है। मतलब सुगरणीच्या खोप्याला कवयित्री ने दिलेल्या उपमा, कौन सी नजीर पेश की है सुगरण पक्षी के जो है वो घोंसले को। तो एक उसको कहा है झोका, मतलब ये झूला है, और दूसरा कहा है बंगला, मतलब ये कहीं ना कहीं बंगला नुमा लग रहा है, बंगले की तरह लग रहा है। तो ये दो नजीर पेश की, आपको इसके ऊपर 2 नंबर मिलेंगे। दूसरा सवाल, ओळींचा सरळ अर्थ लिहा। पिलं निजले खोप्यात जसा झुलता बंगला, तिचा पिलामध्ये जीव जीव झाडाले टांगला। अब यहाँ पर अर्थ लिखा है, आप देख सकते हो। खोप्यामध्ये खोपा या कवितेत कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांनी सुगरण पक्षाला आपल्या बाळाची काळजी असते हे सुंदर शब्दात मांडले आहे। बहिणाबाई चौधरी म्हणतात की आपल्या पिलांना कोणत्याही जीवापासून त्रास होऊ नये म्हणून तिच्या खोप्याचा तोंड खाली निमुळता असतो, मतलब नीचे की तरफ होता है। त्यामुळे ऊन, वारा, पाऊस यापासून पिलांचे संरक्षण होते व पिले घरट्यात निवांत झोपतात। एका सुंदर बंगल्याप्रमाणे राहण्याची सोय घरट्यात केलेली असते। घरटे झाडावर असले तरी सुगरण पक्षाचे जीव घरट्यात असते। हा पक्षी घरट्यातून बाहेर गेला तरी वारंवार त्याचे लक्ष घरट्याकडे म्हणजेच आपल्या पिलांकडे असते। अपने घर से दूर भी चला जाए तो चूंकि माँ है तो उसका ध्यान जो है वो हमेशा अपने बच्चों के जो है घोंसले की तरफ ही होता है। तो किस तरह से देखिए जवाब लिखा है, तहरीर किया है, बहुत आसानी से इसके ऊपर आपको 2 नंबर हासिल होंगे। चूंकि नज्म का जो सेक्शन होता है उसकी एक्टिविटी 4 नंबर की होती है। तो पहला एक सवाल लिखा हमने 2 नंबर का, और ये दूसरा सवाल ओळींचा अर्थ लिया 2 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल है, सर ने जो है इससे पहले, हालांकि हम ये पैसेज कर चुके हैं, ये कविता हम लोग कर चुके हैं, हा देश माझा, इसी के ऊपर यहाँ पर सवाल पूछे। तो हम देख लेते हैं एक मरतबा सवाल कैसे है, हमारे रिवीजन भी हो जाएगा। आकृती पूर्ण करा। देशाचे मोठेपणा सांगणाऱ्या कवितेतील गोष्टी कौन कौन से, तो उच्च हिमालय, उसी के साथ साथ में विशाल सागर, और उसी के साथ साथ में गंगा, और उसी के साथ साथ में यमुना। दिलेल्या पंक्तींचा सरळ अर्थ लिहा। जे हात उत्सुकले दगडांच्या वर्षावाला, रोखा ते लावा कार्याला या देशाच्या प्रगतीला। देखिए 2-2 नंबर की 2 ही एक्टिविटी है। ऊपर की एक्टिविटी पे 2 नंबर, नीचे की इस एक्टिविटी पर 2 नंबर। तो यहाँ हम देखेंगे जवाब किस तरह से तहरीर होगा। हा देश माझा या कवितेद्वारे कवी सेनापती बापट यांनी एकजूट निर्माण करण्याचा संदेश दिला आहे। देश विघातक कारवाया करणाऱ्या लोकांना त्यांनी समज दिली आहे की आपली शक्ती देशाचे नुकसान करण्यात न लावता देशाच्या प्रगतीसाठी तिचा वापर करा, देशाला प्रगती पथावर घेऊन जा, हा संदेश त्यांनी दिला आहे। तसेच देशाकडे वाकड्या नजरेने पाहणाऱ्या शत्रूला धडा शिकवा, असा संदेशही त्यांनी दिला आहे। तसेच आपल्या देशात अनेक जाती धर्माचे लोक आनंदाने राहतात। आपल्या देशात अनेक धर्म, अनेक जाती असल्या तरी माणुसकीचे नाते जपावे, असा संदेश कवि ने या पंक्तितून दिला है। तो देखिए आपने किस तरह से जवाब लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम, और भाषा अभ्यास, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से शुरू होगा। भाषा अभ्यास के ये जो सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट हासिल करें और आप जो है यहाँ पर इनके जवाब देने की कोशिश करें। ये 4 मार्क के क्वेश्चन है, और एक एक्टिविटी आप लोगों को देने वाला हूँ जहाँ पर जिनके सवाल भी आप लोगों को देने हैं। मैं इनके जवाब आप लोगों को बताता चलो। इसके बाद वाला इंशाल्लाह मैं होमवर्क दूंगा आपको। व्याकरण घटकावर आधारित कृती, पुढील वाक्यांचा काल ओळखून लिहा। अंगणात गायी गुरं म्हशी होत्या। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अंगणात गायी गुरं म्हशी होत्या लिखा हुआ है। अंगणात गायी गुरे म्हशी होत्या, होत्या का मतलब होता है थे, तो थे चूंकि जहां पर आ गया होत्या से वो ये हो जाएगा भूतकाळ। तरी हे कुटुंब मोठ्या आनंदात आहे, आहे मतलब है,
तो ये हो गया वर्तमान काल। उसी तरीके से अगला सवाल, खालील वाक्य प्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या जुळवा। भांबावून जाणे इसका अर्थ होता है गोंधळून जाणे, और टेहळणी करने मतलब दूरून पाहनी करने, मतलब दूर से जो है नजर रखना, दूर से देखना, दूर से नजर रखना। तो ये दोनों है जोरात पढ़ने, किसी का भी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं आएगा। भामाउन जाने, गोंधळून जाने, टहलनी करने, दूरून पहानी करने। इस तरह से 2-2 नंबर यहाँ पर आपको इजीली मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ मैं ये जो हिस्सा है ये आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शब्द संपत्ती में खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा, दिगंतर का समानार्थी शब्द और मेघराज का समानार्थी शब्द आपको लिखना है। उसी के साथ साथ में पुढील शब्दातील अक्षरापासून 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। पाकळीवर, पाकळीवर ये लिखा है, इससे आपको 2 शब्द तैयार करना है। एक शब्द अगर आप तैयार करेंगे तो आपको आधा नंबर, 2 करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलने वाला है। ये भी आपके लिए होमवर्क है। अचूक शब्द ओळखून लिहा। आक्रसलेले लिखा हुआ है, अब आक्रसलेले 4 तरीके से लिखा हुआ है, ये इन चारों में से कौन सा आक्रसलेले लिखा हुआ जो है दुरुस्त है, यह आपको निशानदेही करनी है और उसे लिखना है आपके कॉपी में। तो इसे भी आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। उसी तरह पुढील विराम चिन्हांची नावे लिहा। यहाँ पर 2 विराम चिन्ह दिए गए हैं, यहाँ पर ये पहला विराम चिन्ह और यहाँ पर ये दूसरा विराम चिन्ह। आपको इन दोनों विराम चिन्हों के नाम लिखना है। तो ये रहा आपका होमवर्क 4 नंबर का, 1, 2, 3 और 4। देखते हैं कौन बच्चा है, कौन स्टूडेंट है जो पूरे अच्छे तरीके से इसको करता है। अपने चाहे घर में अपने बड़े भाई बहन हो उनसे चेक करवाइए, अपने टीचर से चेक करवाइए, या मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। इंशाल्लाह मुकम्मल जवाबात मैं आपको सेंड करने की कोशिश करूंगा। आपको इंशाल्लाह सबसे आखिर में नंबर दूंगा मेरा, तो उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोजित लेखन का पाठ यहाँ से शुरू होता है और मागणी पत्र है शाळा व विद्यालयासाठी स्वर्ण संधी। और यहाँ पर जो है आपको साफल्य बुक डेपो, साफल्य बुक डेपो नाशिक यांच्याकडून माजी राष्ट्रपति अब्दुल कलाम यांना आगळी वेगळी आदरांजली। वाचन प्रेरणा दिन हम लोग मनाते हैं, तो वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त कोणत्याही वाचनीय पुस्तकावर 50% सवलत। कोई भी अगर आप जो है पढ़ने की अगर किताब ले लेंगे तो उसके ऊपर आपको जो है 50% की जो है सहूलत मिलने वाली, मुफ्त मिलने वाला है 50%। अगर कॉपी की कीमत अगर 150 रुपये है, अगर उस किताब की कीमत, तो आपको 75 रुपये में अवेलेबल होगी। 50 रुपये है तो 25 रुपये में अवेलेबल होगी। तो 2 तरीके से यहाँ पर पत्र लिखने के लिए आया है। सहूलत 15 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर तक है और स्थल आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आदर्श बुक डेपो ने 50% सूट दिल्याबद्दल आभार मागणारे पत्र माननीय व्यवस्थापकाला लिहा। मतलब आदर्श बुक डेपो ने आपको 50% की सहूलत दी है, तो उनका आभार व्यक्त करते हुए पत्र लिखे, या फिर शालेय ग्रंथालय प्रमुख या नात्याने आदर्श बुक डेपो कडे पुस्तकाची मागणी करणारे पत्र माननीय व्यवस्थापक यांना लिहा। दूसरा जो है आदर्श जो है शालेय ग्रंथालय प्रमुख, मतलब शालेय का जो स्कूल में जो ग्रंथालय होता है, जो लाइब्रेरी होती है, उसका प्रमुख यानी उसका मुख्य और उसके जो है अहम जिम्मेदार के नाते आप लोगों को एक खत लिखना है आदर्श बुक डेपो को, और मुख्तलिफ किताबों की जो है वो मांगनी करना है। मतलब मुख्तलिफ किताबें आप लोगों को मंगाना है। देखेंगे हमको लग रहा है ये कि दूसरा वाला जो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर ये वाला। तो हम चलिए कोशिश करते हैं किस तरह से लिखना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर दिनांक लिखा 16/8/2018, प्रति माननीय व्यवस्थापक साहेब, साफल्य बुक डेपो, मंगलवार पेट, नासिक। ये पूरा एड्रेस हमारे पास में था, हमने जो है ये पूरा एड्रेस यहाँ पर तहरीर किया। उसके बाद में विषय में हम देखेंगे यहाँ पर विषय हमने क्या लिखा है, ग्रंथालयासाठी पुस्तकाची मागणी करणारे पत्र, माननीय महोदय। ये हो गया हमारा विषय और ये हो गया मायना, माननीय महोदय हमने लिखा। अब मुख्य मजकूर पर हम आ रहे हैं। वरील विषयानुसार आपणास ग्रंथालय प्रमुख या नात्याने विनंती करतो की आमच्या JAT हायस्कूल मध्ये अनेक गरीब विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत। अशा गरीब विद्यार्थ्यांसाठी आमच्या शाळेतील ग्रंथालय अनेकविध पुस्तके मोफत वाचण्यासाठी उपलब्ध करून देते। तरी आमच्या शाळेय ग्रंथालयासाठी खालील पुस्तके पाठवावी। पुस्तकांची नावे, लेखक आणि प्रती। वामन परत न आला, जयंत नारळीकर यांची पुस्तक आहे आणि प्रती आहे 1। दिवाळीची डाळी, श्री बा रानाडे 1। गुंतागुंत, लीलाधर हेगडे 1। जोगिया गद मडगुळकर 1। तरी कृपया करून आपण वरील पुस्तकांवर योग्य सवलत देऊन ही पुस्तके त्वरित VPP द्वारे पाठवावीत अशी आपणास नम्र विनंती। सोबत अग्रिम रक्कम म्हणून ₹200 मी पाठवित आहे। यहाँ पर खत्म किया और आपला मतलब यहाँ पर हो गया ये शेवट। अब लिखा शालेय ग्रंथपाल, JAT हाई स्कूल, मालेगांव, नासिक। यहाँ पर पिन कोड डालेंगे हम
अगर ज़रूरी हो तो नहीं भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं, और आखिर में आपका ईमेल आईडी, मतलब यहाँ पर नाव और ये पता और ये ईमेल आईडी, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शेवट किया हमने, नाव, पत्ता और ईमेल आईडी यहाँ पर लिखा। इस तरह से ये लेटर हमारा मुकम्मल हुआ। आगे बढ़ते हैं हम। एक और सवाल हमको पूछा गया है, खालीलपैकी कोणतीही एक कृती सोडवा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रश्न क्रमांक 4 उसमें जो दूसरा सेक्शन है उसमें 4 एक्टिविटी है, उसमें से कोई 3 एक्टिविटी पूछी जाती है, जिसमें से कोई एक एक्टिविटी आपको करना है। तो सबसे पहली एक्टिविटी है, एक कहानी लिखना है। खालील मुद्द्यांच्या आधारे कथा तयार करा। एक मुलगा आईबरोबर झोपडीत राहणे, पावसाळ्याचे दिवस, भयंकर वारा, पाऊस, रेल्वे रूळ उखडणे, त्याच्या नजरेत येणे, अंगातला लाल शर्ट काढून आगगाडी थांबवणे, प्रवाशांचा संताप, ड्रायव्हरची रुळावर नजर पडणे, रूळ उखडलेले दिसणे, राष्ट्रपति द्वारा मुलाचा सम्मान आणि बोध। तो ये कहानी हमने कई मर्तबा सुनी है। यहाँ पर देखेंगे आप किस तरह से इस कहानी को लिखा है। प्रसंगावधानाचे पारितोषिक। तो राजू आपल्या आईबरोबर झोपडीत राहत होता। ती झोपडपट्टी रेल्वेच्या रुळाजवळ होती। त्याला रुळावरून वेगाने धावणाऱ्या गाड्या पाहायला खूप आवडत असे। तासनतास तो गाड्या पाहत बसे। पावसाळ्याचे दिवस होते। एके दिवशी रात्रभर धो धो पाऊस कोसळत होता। ठिकठिकाणी खूप पाणी साचले होते। राजू सकाळी उठल्यापासून रुळावरून वाहणारे पाणी पाहत होता। त्याला खूप मजा वाटत होती। रुळावरून वाहणारे पाणी पाहता पाहत तो आपल्या झोपडीपासून बराच दूर आला। अचानक त्याला एके ठिकाणी रेल्वेचे रूळ उखडलेले दिसले। आता काय घडू शकेल हे क्षणात त्याच्या लक्षात आले। त्याच वेळी दुरून येणाऱ्या गाडीचा आवाज त्याच्या कानावर आला। ही गाडी येथे आली तर भयंकर अपघात घडेल हे त्याच्या लक्षात आले। राजूने चटकन आपल्या अंगातला शर्ट काढला। सुदैवाने आज त्याने घातलेला शर्टाचा रंग लाल होता। तो शर्ट फडकवत रुळावरून धावू लागला। ते पाहून रेल्वे ड्रायव्हरने गाडी थांबवली। घाईच्या वेळी गाडी थांबली म्हणून प्रवासी चिडले। काही जण तर गाडीतून खाली उतरले। गाडीचा ड्रायव्हरही खाली उतरला आणि त्याच्या दिशेने पुढे गेला। तेव्हा त्याची नजर रुळावर पडली। रूळ उखडलेले पाहून त्याला परिस्थितीची कल्पना आली। प्रवाशांना राजूचे प्रसंगावधान लक्षात आले। सर्वांनी त्याचे कौतुक केले। आज त्याने हजारो प्रवाशांचे प्राण वाचवले होते। त्या गाडीच्या चालकाने राजूचा नाव पत्ता घेऊन घडलेली घटना रेल्वेच्या कार्यालयात कळवली। पुढे प्रजासत्ताक दिनाच्या वेळी त्याचा राष्ट्रपतींनीही सन्मान केला। तात्पर्य, प्रसंगावधान राखून योग्य कृती त्वरित केली पाहिजे। जो हालात आते हैं उस हालात के एतबार से हमको जो है वो अपने आप को तैयार करना चाहिए और हालात पर अपने आप को सावधान रखना चाहिए। यही जो है इस कहानी से सीख मिलती है। आगे बढ़ते हम। बातमी लेखन के लिए पूछा है, खालील विषय वाचा व त्याखाली दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे त्या विषयावरील बातमी तयार करा। नॅशनल हायस्कूल एंड ज्युनियर कॉलेज नाशिक येथे क्रीडा सप्ताह साजरा। नेशनल हाईस्कूल है जूनियर कॉलेज नासिक का, वहाँ पर क्रीडा सप्ताह मतलब स्पोर्ट्स वीक फेस्टिवल जो है वो मनाया गया है। उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। तो देखें किस तरह से रिपोर्ट तैयार की है। आमच्या वार्ताहर करून दिनांक 22 दिसंबर। आपको मालूम है कि हमेशा जो स्पोर्ट्स वीक वो दिसंबर या जनवरी के महीने में होता है। तो दिनांक 21 दिसंबर रोजी नॅशनल हायस्कूल एंड ज्युनियर कॉलेज नाशिक येथे क्रीडा सप्ताह मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। बक्षीस वितरणाच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षपदी प्राध्यापक अझरुद्दीन मुल्लाजी होते। आपल्या अध्यक्षीय भाषणात श्री अझरुद्दीन यांनी खेळाचे महत्त्व विशद केले। विजयी स्पर्धकांना शेख शिरीन मॅडम, खान नाजमीन मॅडम यांच्या हस्ते पारितोषिक वितरण करण्यात आले। यावेळी रफिक मिर्झा सर, हैदर सर हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जमीर पठाण सर यांनी, तर शेवटी आभार क्रीडा शिक्षक रऊफ खान सर यांनी मानले। यावेळी विद्यार्थी, शिक्षक व पालक वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। तो यह आपने देखा किस तरह से जो है वो क्रीडा सप्ताह के बारे में जो है यहाँ पर हमने लिखा है इसको। और एक जो सवाल बातमी लेखन का पूछा जाता है वो बातमी लेखन का सवाल हमने यहाँ पर इसका जवाब लिखा है। आगे बढ़ते हैं हम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खालील उतारा वाचा व त्याच्या आशयावर 4 प्रश्न तैयार करा। अब ये उतारा मैं आप लोगों को यहाँ से राइटिंग स्किल का एक होमवर्क दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से उतारे के जवाब लिखने होते हैं। एक पैसेज दिया जाता है, किस तरह से उसके ऊपर सवाल तैयार किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और कोशिश कीजिए 4 सवाल आपको इस पे तैयार करने हैं। चांदण्यासारखे फुलांचे घोषच्या घोष कडुनिंबाने माथी माळले आहेत।
फांद्या फांद्यातून हिरव्यांकंच कैऱ्या खाली झोपावण्यासाठी अधीर होऊन लोंबकळत आहेत. तो पहा पांगारा भर उन्हात लाली लाल होऊन फुलला आहे वेडा. पण तोच कशाला? हा अशोक काय नि ही काटेसावरी तरी काय? हा खुरचाफा, हा शिरीष, हा मोगरा नि ही रात राणी सगळेच कसे रंगात आले आहेत. फुलण्याच्या वेडने जणू झपाटलेले आहेत. रंग गंध उधळण्याच्या नादात दंग आहेत. ही तर झाडेच, पण कशी स्वतः पण कशी स्वतःला उधळून देणारी, झोकून देणारी, हाताचे राखून न ठेवता मुक्तपणे फुलणारी. अब ये छोटा सा पैसेज है, इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है। इंशाल्लाह मैं खुद भी इसके जवाबात आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये छोटा सा एक पैसेज है, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन आप कोशिश कीजिए। अगर कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से इसके जवाबात आप लिख पाएंगे। कोशिश जरूर कीजिए, मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। आगे बढ़ते हम। पावसाळा पर आप लोगों को सवाल पूछा हुआ है। 3 ऋतू, उन्हाळा, असह्य पावसाळ्यात वातावरण, पशु पक्षी मुलांना आनंद, बेडकाचा आवाज, जीवनदायी पावसाचे प्रमाण कमी करणे, कारणे, उपाय वगैरह। यहाँ पर इस तरह से जो है कुछ पॉइंट्स दिए हुए, और उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हमको जो है पावसाळा पर निबंध लिखना है। तो हम देखेंगे किस तरह से निबंध लिखा है। भारतात मुख्य 3 ऋतू मानतात, उन्हाळा, हिवाळा व पावसाळा। प्रत्येक ऋतूचे आपले आगळे वेगळे वैशिष्ट्य आहेत, तरी हा ऋतू सर्वांना सुख देणारा, तहानलेल्या भूमीला तृप्त करणारा, सर्वांना जीवन देणारा ऋतू म्हणजे पावसाळा। उन्हाळ्यात उकाडा असह्य होतो, म्हणूनच आपण एका पाहुण्याची आतुरतेने वाट पाहतो। तो पाहुणा म्हणजे पावसाळा होय। नेहमीची येतो मग पावसाळा, नेहमीची येतो मग पावसाळा असे म्हटले जात असले तरी निसर्गाचे काही सांगता येत नाही। कधी कधी आपल्याला पावसाची वाट चातक पक्षाप्रमाणे पाहावी लागते। पावसाळ्याला साधारणतः 7 जून पासून सुरुवात होते। अचानक वातावरण ढगाळ होते, सूर्य अदृश्य होतो, प्रकाश कमी होतो, मग पाऊस पडू लागतो। पाऊस पडल्यावर सर्वत्र मातीची सुगंध दरवळतो, तापलेल्या धर्तीवर पाऊस कोसळतो, धरती तृप्त होते, धर्तीवरचे वातावरण प्रसन्न होते, झाडे वेली टवटवीत दिसतात, पशु पक्ष्यांना आनंदाला भरतीच येते, नद्या वाहतात, तलाव पूर्ण भरतात, विहिरी भरतात, मोठमोठ्या डोंगरावरून सुंदर धबधबे वाहताना दिसतात। लहान मुलांना तर पावसाळा खूपच आवडतो। मुले पावसात मनसोक्त भिजतात, खूप खूप खेळतात, मनसोक्त पावसाचा आनंद लुटतात। पावसाळ्यात सर्वत्र आनंदमय वातावरण असतो। पावसाळ्यात संपूर्ण धरती न्हाऊन निघते, मोर रानात नृत्य करतात, बेडकांचा आवाज सर्वत्र घुमू लागतो, शेतकरी शेतीच्या कामाला लागतात, शेतीची मशागत करतात, शेतात बी पेरतात, या शेतीतून आपल्याला अन्नधान्य मिळते। खरोखरच पावसाळा सर्वांसाठी जीवनदायी आहे। पाऊस नसेल तर सगळे उजाड व भयान दिसेल, सर्वांना जीवन नीरस वाटायला लागते। आज पावसाचे प्रमाण कमी झाले, याला कारण मानवाने अविचाराने केलेली झाडांची कत्तल। म्हणून बाबांनो, आज पाण्याचे महत्त्व प्रत्येकाला कळलेच आहे। आता सर्वांनी असा निश्चय करूया, प्रत्येकाने झाडे लावा, झाडे जगवा हा मंत्र स्वीकारू या प्रत्येकाने झाडे लावा, झाडे जगवा हा मंत्र स्वीकारूया आणि निसर्गाचे गेलेले वैभव पुन्हा आपण सर्व मिळून आणूया। एक और मजमून है, शेजारील घटक तुमच्याशी बोलत आहे अशी कल्पना करून त्या घटकाचे आत्मवृत्त लिहा। करीब में जो तस्वीर है ये आपसे बोल रही है, मतलब वो अपनी आप बीती बयान कर रही है, और वो आप बीती बयान करते वक्त आपसे क्या कहेगी, इसको जो है यहाँ पर बयान करना है। तो फुलाचे आत्मवृत्त, फुलाची कथा, आत्मकथा। मी एका कोपऱ्यात पडलेला एक गुलाबाचा फूल आहे। तसे पाहिले तर आम्ही रंगात, रूपात व सुगंधात दुसऱ्या फुलांपेक्षा कमी नाही, सर्वोत्तम फुलात आमचे नाव आहे। माझा जन्म एका बागेत झाला। मी एका सुंदर रोपातील एक नाजूक फांदीवर कळीच्या रूपात जन्माला आलो। ते रूपच माझी आई। फांद्यावरील हिरवी पाने माझी रक्षा करत होती। लोक मला सुंदर कळी या नावाने संबोधित असे, ते ऐकून मला फार आनंद होत असे। त्या फांदीवर माझे अनेक भाऊ होते। काही दिवसानंतर मी पूर्णपणे फुललो। मी व माझे भाऊ चोहीकडे सुगंध पसरवत होते। या बागेत येणाऱ्या लोकांचे मन फुलांच्या सुगंधाने आनंदित होते। बागेतील इतर फूल व फुलपाखरू शी
माझी मैत्री झाली होती, परंतु आमचे जीवन फार कमी आहे. माझ्यापासून गुलकंद, गुलाब पाणी व सुगंधी दफ्तर तयार करतात. माझा औषधी उपयोग सुद्धा आहे. माझ्याशिवाय कोणत्याही कार्यक्रमाला शोभा नाही. येणाऱ्या पाहुण्यांचा सन्मान माझ्यामुळे वाढतो. एके दिवशी बागेत माळी आला. त्याने मला व माझ्या भावंडांना तोडून एका टोपलीत टाकले. आईपासून दूर होताना मला फार दुःख झाले. माळीने एक एक फूल सुईने पुरून माळ तयार केली. मला सुईने पुरवू लागला तेव्हा मला फार त्रास झाला, परंतु माझ्या शेजारी एक मोगऱ्याचे फूल होते. त्याने मला धीर दिला. गुलाब व मोगऱ्याचे फूल असलेली ही माळ, सुंदर माळ तयार झाली. ती माळ फार सुंदर दिसत होती. ही माळ एका महिलेने घातली व देवाच्या गळ्यात घेतली व देवाच्या गळ्यात माळ टाकण्यात आली. तिथे मला फार शोभा आली होती, परंतु रात्री पुजाऱ्याने ती माळ काढली व एका कोपऱ्यात फेकून दिली. माझी शोभा कमी झाली, माझी सुगंध कमी झाली. आता मी फक्त माझा भूतकाळ आठवून आनंद व्यक्त करतो, वर्तमान काळ पाहून दुख व्यक्त करतो. ही माझी व्यथा है। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से यहाँ पर पेपर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। फिर तीसरे पेपर के साथ में आप लोगों से मुलाकात होगी। और अगर मेरा ये लेक्चर अगर कोई टीचर्स देख रहे हैं और वो अगर चाहते हैं कि उनका भी पेपर यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाए, उनका पेपर बनाया हुआ, चाहे वो प्रीलियम का पर्चा हो, तो अगर प्रीलियम का पर्चा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह मुझे वो पर्चा व्हाट्सएप पर भेजे या फिर मुझे मेल करे। मेरा ईमेल आईडी munawwar27@gmail.com और नंबर मेरा यहाँ पर दिया हुआ है 9768205400। आपका जो होमवर्क मैंने दिया है, डियर स्टूडेंट्स, आप कोशिश करें कि मेरे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें अपना होमवर्क, ताकि मैं चेक कर सकूं। अगर मुझे नहीं भेजना है तो आप कोशिश कीजिए कि आपके करीब में जो टीचर्स है या आपके स्कूल के टीचर्स या अपने बड़े भाई या बहन को अपना होमवर्क ज़रूर दिखाइए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज बात करके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि आप जो कोशिश कर रहे हैं आप उसमें कामयाबी हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर एक बार मोइन सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें आज की इस एक्टिविटी के लिए, आज के इस लेक्चर के लिए अपना पेपर भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन सर, बहुत बहुत शुक्रिया एटीटी हाई स्कूल के हेडमास्टर साहब और वहाँ के सभी टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए।